फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। इस रोने वाली महिला का नाम है प्रियंका पुरोहित। रोने की वजह थी 7 अप्रैल की देर रात बदमाश घर में आए, प्रियंका के हाथ पैर बांधकर उसके पति देव कृष्ण पुरोहित जो मिर्च के व्यापारी थे उनकी हत्या कर दी और घर में लूटपाट करके चले गए। बहरहाल 7 अप्रैल की देर रात राजौद थाना पुलिस को कॉल आती है कि मिर्च के व्यापारी देव कृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी गई है। घर में डकैती हुई घटना है मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से गांव गोंदी खेड़ा चारण की, जहां 4 दिन पहले एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड को जन्म दिया गया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी उधर भी और थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। प्रियंका दहाड़ देकर रो रही थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो नज़ारा देखने लायक था। घर का सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कोई ज़बरदस्त लूटपाट हुई हो। प्रियंका रो रही थी, बिलख रही थी। उसने पुलिस को बताया कि कैसे 3-4 अज्ञात बदमाश रात में घर में घुसे और बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया। उसके पति ने विरोध किया तो उन्होंने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। फिर घर से करीब 3.5 लाख रुपए के गहने और नकदी लूट कर ले गए। उसकी यह दर्द भरी कहानी सुनकर किसी को भी सहानुभूति हो जाती, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थी जो ठीक नहीं बैठ रही थी। प्रियंका के आंसू भले ही असली लग रहे थे, लेकिन पुलिस की नज़रों में ये मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। और यहाँ से जो निकल कर सामने आया वो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इस किस्से को सुन रहे हर एक के लिए एक सबक भी है। और सबक ये है कि आज के दौर में जब कोई रिश्ता हाथ से फिसलने लगे तो उसे छोड़ देने में ही भलाई है। और ये बातें दोनों पर लागू होती है, चाहे इसमें महिला हो या पुरुष। ऐसा कहने के पीछे का कारण जानने के लिए, इस हत्याकांड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल था 2022। घर के अंदर 2 सदस्य थे, एक ननद नाम ज्योति और उसकी भाभी प्रियंका। भाभी अपना कुछ काम कर रही थी, गलती से मोबाइल बेड पर छूट जाता है और मोबाइल आ जाता है ननद ज्योति के हाथ में। जैसे ही ननद के हाथ में मोबाइल आता है, इस बीच लगातार नोटिफिकेशन की रिंगटोन बज रही थी। वह नोटिफिकेशन देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी भाभी एक अनजान शख्स से काफ़ी देर से चैट कर रही है, यानी बातचीत कर रही है। इसी बीच ननद को मौका मिल गया और वह अपनी भाभी की उस अनजान शख्स के साथ बातचीत को या उस चैट को पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच एंट्री हो जाती है भाभी की। जैसे ही भाभी की एंट्री होती है, वो ननद से झगड़ा करने लगती है, कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना इजाज़त के मेरा फ़ोन तुमने कैसे उठा लिया। यानी दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। ननद गुस्से में कहती है मुझे पता चल गया है तुम किससे बात कर रही हो। भाभी को ऐसा फील होने लगता है कि अब ये बात घर में सास को भी पता चल जाएगी और उसके पति को भी। तभी वो अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद अपना बैग पैक कर लेती है। इससे पहले की बात सास और पति तक पहुंचती, वो घर से निकल जाती है ये कहकर कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे वापस लाने की कोशिश मत करना, अपने भैया से कह देना दूसरी शादी का इंतजाम कर ले। साल 2022 पूरा निकल जाता है, 2023 भी आकर चला जाता है, 2024 भी इसी तरह गुजर जाता है। लगातार साल बीत रहे थे। फिर एक दिन लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले आपस में बैठते हैं, एक साथ बैठकर सलाह मशविरा करते हैं। कहते हैं कि भाई बहू कब तक मायके में रहेगी, क्यों ना उसे लेकर जाए। समाज के जिम्मेदार लोग भी आते हैं, वो भी 2-4 बात कहते हैं। एक पंचायत टाइप आयोजित होती है। पंचायत में फैसला लिया जाता है कि बहू को अपने साथ ले जाओ। लेकिन बहू ने शर्त रख दी, अगर उसकी 3 शर्तें मंजूर कर ली गई तो ही वो चलने को तैयार है, वरना ससुराल नहीं जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। पहली शर्त थी कि कोई उसका मोबाइल चेक नहीं करेगा, चाहे उसका पति हो, ननद हो, सास हो। दूसरी शर्त थी कि घर में कोई भी उसे कुछ भी काम नहीं बताएगा, उसका मन होगा तो काम करेगी, नहीं मन होगा तो नहीं करेगी। और तीसरी शर्त थी कि मुझे उसे कोई काम दिलवाया जाएगा, जैसे ब्यूटी पार्लर का। परिवार वाले और जिम्मेदार लोगों ने फैसला किया कि ठीक है, तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर है, और प्रियंका यानी वो बहू अपने ससुराल आ जाती है। काश उस दिन पंचायत में घर के लोगों ने वो शर्त ना मानी होती तो शायद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता, एक कत्ल नहीं होता, एक हत्या नहीं होती।
प्रियंका अब इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर ठुमक ठुमक कर डांस वीडियो डालती। उसकी सुंदरता की वाहवाह होती। वो जितनी देर सोशल मीडिया पर रहती खुद को एक सेलिब्रिटी समझती। एक आभासी दुनिया उसे सच्ची दुनिया लगने लगी। अब आती है असली कहानी। घटना 6-7 अप्रैल 2026 की रात की है। लगभग 1:45 बजे प्रियंका बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। उसकी चीखों की आवाज़ उसकी सास लक्ष्मीबाई और ननद ज्योति तक पहुंचती है। सास ने बेटी से कहा, देख आज तेरे भैया और भाभी का फिर से झगड़ा हो गया। ये भी क्या झगड़ा करने का वक्त है। वे दौड़ते हुए उस कमरे में आते हैं जहाँ बहू और बेटा सोते हैं। कमरे में प्रवेश करते ही देखते हैं कि उनका बेटा देवकृष्ण पुरोहित अपने ही बेड पर औंधे मुँह पड़ा है और बहू प्रियंका आंगन की तरफ है। उसके हाथ पैर साड़ी से बंधे हुए हैं और वो चीख रही है। जब बेटे के पास जाकर देखते हैं तो उसके सिर में धारदार हथियार से गहरा घाव होता है। चारों तरफ खून फैला होता है। चीख पुकार मच जाती है। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं। देवकृष्ण को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ये मर चुका है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। बहू प्रियंका बताती है कि वही सब वीडियो में जो आपने सुना होगा कि बदमाश आए उसे बांध दिया फलाना ढिमका। लेकिन पुलिस को प्रियंका के बयान में विरोधाभास नजर आ रहा था। वो बार बार अपनी कहानी बदल रही थी। एक महिला सिपाही ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हत्या से पहले पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध भी बने थे। जब प्रियंका से इस बारे में पूछा गया तो वो घबरा गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गहरे घाव को देखते हुए दुश्मनी का एंगल निकल रहा था। जब प्रियंका से सख्त पूछताछ हुई फिर उसने जो कुछ बताया वो इस आधुनिक दुनिया में रिश्तों से भरोसा उठा देता है। दरअसल 1 अप्रैल 2015 को देवकृष्ण और प्रियंका का बाल विवाह हुआ था। 2020 में विदाई हुई, लेकिन प्रियंका ससुराल नहीं जाना चाहती थी। उसका मानना था उसका पति काला है जो उसे डिजर्व नहीं करता। अभी का व्यवहार बहुत बुरा था। वो मतलब चिड़चिड़ करना, सही से बात नहीं करना, ऐसे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है, या मतलब हमें और मम्मी दिखने नहीं चाहिए भैया से, तो उनकी मतलब भैया तो आसपास होने ही नहीं चाहिए। जब देखो तब भैया से झगड़ा। भैया कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे, भाभी से भी नहीं करते थे। भाभी झगड़ा करते थे पर भैया ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। क्या बोलती थी भाभी भैया को? वो कहती थी कि तुम मेरे को डिज़र्व नहीं करते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मेरे को कोई अच्छा सा लड़का डिज़र्व करता है। प्रियंका को अपने रंग रूप का बहुत घमंड था। वो पति से शारीरिक संबंध बनाने में भी आनाकानी करती थी, झगड़े करती थी और बार बार मायके चली जाती थी। और इस सब के पीछे था एक कारण, प्रियंका का प्रेमी गुलशन कमलेश पुरोहित उर्फ कमलेश। कमलेश पुरोहित का एक ढाबा था, शादीशुदा था, 2 बच्चों का पिता भी था। प्रियंका और उसके बीच साल 2017 से प्रेम और शारीरिक संबंध थे। अक्सर देवकृष्ण प्रियंका को कमलेश से मिलने से रोकता था। साल 2022 आते आते जैसा हमने बताया घर में सब तस्वीर साफ हो चुकी थी। दोनों के रिश्तों का सबको पता चल चुका था। प्रियंका और कमलेश के संबंध जल्द ही सिर्फ एक अवैध संबंध नहीं रहे थे, ये खौफनाक साजिश में तब्दील हो चुके थे। उन्होंने तय किया कि देवकृष्ण उनके रास्ते का कांटा है जिसे हटाना ही होगा। लेकिन सवाल था कैसे। प्रियंका ने एक ऐसी पटकथा लिखी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उनका प्लान था एक फर्जी डकैती का ड्रामा रचा जाए। इसके लिए उन्होंने एक पेशेवर हत्यारे की मदद ली। कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को पकड़ा जो काम को अंजाम देने वाला था। 1 लाख रुपए में डील को या सुपारी तय हुई। हत्या की तारीख आ गई 7 अप्रैल 2026 की रात। योजना के अनुसार प्रियंका ने उस रात घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। सुरेंद्र अंदर दाखिल होता है। जब देवकृष्ण गहरी नींद में सो रहा था तो एक धारदार हथियार से वार किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद एक डकैती का नज़ारा खड़ा करने के लिए कमरे का सामान बिखेर दिया गया। प्रियंका ने खुद को बंधक बनाकर दिखाया, चिल्लाई, शोर मचाया जैसे कि वो खुद एक शिकार हो। लेकिन प्रियंका की ये ऑस्कर लेवल एक्टिंग पुलिस की पैनी नज़रों से नहीं बच सकी। एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में जांच टीम ने तुरंत काम करना शुरू किया। एएसपी पारुल बेलापुरकर ने भी इस केस की कमान संभाली। जैसे कि जांच गहरी हुई प्रियंका की कहानी में ढेरों छेद नजर आने लगे। सबसे बड़ी चूक थी प्रियंका ने पुलिस को बताया था कि लूट में उसके सारे गहने चले गए, लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वो सारे गहने घर में अलमारी में मिल गए। इसके अलावा प्रियंका के बयान बार बार बदल रहे थे। उसने दावा किया कि बंधक बनाई गई थी, लेकिन फोरेंसिक सबूतों ने उसकी इस बात को झूठा साबित कर दिया। पुलिस ने उसका मोबाइल डेटा खंगाला तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रियंका और कमलेश के बीच लगातार कॉल्स और मैसेज का सिलसिला चल रहा था। पुलिस ने प्रियंका से सख्ती से पूछताछ शुरू की। घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार प्रियंका टूट गई और उसने सच कबूल कर लिया। उसने बताया
कि कैसे उसने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद, पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई। प्रियंका की कबूलनामे के साथ ही इस फर्जी डकैती की पूरी पोल खुल गई। 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया और इस पूरे मामले ने पूरे देश में भी सनसनी फैला दी। लोग कह रहे हैं काश उस दिन परिवार ने 3 शर्तें ना मानी होती, प्रियंका को तलाक दे दिया होता तो आज ये हत्या नहीं होती। कई लोग तो अपनी पत्नी को प्रेमी के हवाले तक कर देते हैं ताकि कत्लेआम से बचा जा सके। पिछले दिनों बागपत में एक आदमी को पता चला कि उसकी पत्नी का चक्कर उसके सगे भतीजे से चल रहा है, तो उसने दोनों की शादी कराकर पुलिस को बयान दिया कि ऐसा कराकर उसने अपनी जान बचाई है। काश देवकृष्ण इस जहरीले रिश्ते से निकल जाता तो आज उनकी जान बच जाती। वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी।